Yo, no te. Para la derecha. नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान की न्यूज़रूम वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान जी। नमस्कार। हूती जो लगातार फिलिस्तीन के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका दावा है, और इस बीच इसराइल की तरफ से भी यमन में बहुत सारे स्ट्राइक किए गए थे। ताबड़तोड़ इतने हमले किए गए कि उसमें हूती कैबिनेट जो है वो करीब करीब खत्म हो गई थी। उसमें आपने देखा था किस तरीके से उनके प्रधानमंत्री भी उनकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद से हूतियों ने ऐलान किया था कि वो इस बात का बदला जरूर लेंगे। और इस बीच खबर आ गई कि हूतियों की तरफ से 2 ड्रोन अटैक किए गए। ये शहर था इसराइल का दक्षिणी शहर इलाक, जिसका नाम है, और वहां पर उस वक्त हमला हुआ जब वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है इमरान जी कि जिस तरीके से हूतियों पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या इसराइल के खिलाफ हूतियों की तरफ से कोई ऐसी एयर स्ट्राइक हो सकती है जो उनके डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं चीरते हुए इस तरीके से तबाही मचाए, जो अब हमने गुरुवार की देर रात को तस्वीरें देखी जी। इसमें बड़ी बात यह भी है कि ख़ास बात यह भी है कि इसराइल आमतौर पर अपने नुकसानात को ज़्यादा जाहिर नहीं करता है, बताता नहीं है। लेकिन इस हमले के बाद हम देख रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि उनके 22 से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, चोट आई है, और बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन इस तरह की बातें सामने आई। वरना आमतौर पर इसराइल पर जो हमले होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा शायद वहाँ मीडिया सेंसरशिप होने की वजह से या जो भी वजह है उसकी वजह से बहुत सारी बातें नहीं निकल कर आती हैं। बात हूतियों की करते हैं या यमन के अंसारुल्लाह की करते हैं, तो जो पिछला हमला हुआ था जिसका जिक्र आपने किया, इसराइल का बहुत बड़ा वो हमला था जिसमें कि काफ़ी नुकसान हुआ था यमन की राजधानी सना पर, और एक पूरी सरकार, एक तरह की सरकार को ही नुकसान होता, 10 के 10 मिनिस्टर उसमें मारे गए थे। तो उस वक्त भी हूतियों ने यह अज़्म किया था, ये बात दोहराई थी कि वो लगातार अपने मौक़िफ़ पर, अपने संकल्प को लेकर डटे रहेंगे। उन्होंने बात कही थी, वो पीछे नहीं हटे थे। नहीं तो आमतौर पर माना जाता है कि जब बड़े हमले होते हैं, बड़ा अटैक होता है, तो संभलने का मौका थोड़ा कम मिलता है, या हूती जैसा जो ग्रुप है, जो छोटे ग्रुप हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ वक्त लेते हैं या पीछे चले जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यमन के ज़रिए फिर इसराइल पर पलटवार किया गया, और इस बार का जो पलटवार हुआ उसमें आयरन डोम जैसा सिस्टम भी उस वार को, क्योंकि छोटे जो ड्रोन होते हैं हूतियों के ज़रिए चलाए जाने वाले, जैसा कि इसराइल ने बताया है, इसराइल की तरफ से, वो कई बार या अक्सर इनके बेहद एडवांस सिस्टम के भी पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये स्ट्रेंथ है, ये ताकत है यमन के अंसारुल्लाह की, जिसको लेकर इसराइल को अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है। बीच में हमने देखा था कि खबर आई थी कि इसराइल की तरफ से एक लेज़र पर आधारित एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम उनकी तरफ से लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वो कितना कारगर होगा वो अपने आप में अहम सवाल हो जाएगा जब वो एक तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा तब। लेकिन इस वक्त जिस हिसाब से हूतियों की तरफ से आक्रामकता दिखाई जा रही है, क्या इसराइल की तरफ से कोई पलटवार देखने को आगामी समय में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जब इलाक जैसे शहर पर यह हमला होता है और वो हूती करते हैं जिनको इसराइल कहीं ना कहीं अभी तक बहुत कम आंक रहा था, उनकी तरफ से प्रतिदिन हम देख रहे थे कि 2-1 मिसाइलें मारी जाती थी, लेकिन वो उस तरीके से तबाही नहीं मचा पाती थी। हालांकि एक तस्वीर बीच में हमने देखा था बेन गुरियन एयरपोर्ट का कि किस तरीके से वो जाकर मिसाइल वहां पर गिरती है। हालांकि इसराइल की तरफ से उसे छुपाए जाने की बहुत कोशिश होती है, लेकिन उसमें ये लोग कामयाब उतने नहीं हो पाते हैं। देखिए, वार पलटवार का सिलसिला तो आज से नहीं कई महीनों से चल रहा है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अमेरिका, मई की बात है, अमेरिका जैसा मुल्क जो खुद हूतियों से भिड़ रहा था इसराइल के लिए, क्योंकि रेड सी पर अमेरिकी जहाज़ों को भी इसराइली जहाज़ों के साथ निशाना बना रहे थे यमन के अंसारुल्लाह। उसके बाद अमेरिका से एक बेड़ा लाल सागर की तरफ चलता है, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन। बहुत ही जदीद तरीन, बहुत ही आधुनिक ये जंगी बेड़ा है, लड़ाकू बेड़ा है और युद्धक बेड़ा है जो कि निकल पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि इसके ज़रिए अमेरिका यमन पे अंसारुल्लाह को ख़त्म कर देगा या भारी नुकसान करेगा, लेकिन हम सब ने देखा कि उस बेड़े को, उस जंगी बेड़े को, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को उल्टे पांव लौटना पड़ा।
प्रेसिडेंट ट्रंप को बराबरी पर आकर, मेरे इस शब्द पर जो मैं जोर दे रहा हूं उसके भाव को समझने की आप भी कोशिश कीजिएगा, दर्शक भी करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को बराबरी पर आकर यमन के अंसारुल्लाह से समझौता करना पड़ा था। और उन्होंने कहा था, ये रिकॉर्ड में है, उन्होंने कहा कि बहुत बहादुरी से लड़े हूती। अब अमेरिका का गेम प्लान देखिए या अमेरिका की रणनीति देखिए। अमेरिका ने हूतियों से कहा हम आपसे समझौता करते हैं जिसके तहत न आप हमें मारेंगे न हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। हो गई बात बराबर। लाल सागर से हमारे जहाज बदस्तूर जाएंगे। हूती ने कहा हाँ जी ठीक है, और ये कह करके ओके समझौता फाइनल। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान किया और उसके बाद अमेरिका वहां से हट जाता। अमेरिका ने यह नहीं कहा कि हमारे अलावा आप इसराइल को भी नहीं मारेंगे। उन्होंने कहा आप जानिए, आपका काम जानिए। इसराइल के लिए उस समझौते में अमेरिका ने एक शब्द, एक लफ्ज नहीं कहा। और उसी का यह असर है कि यमन के अंसारुल्लाह लगातार इसराइल पर हमलावर है। उसके बाद इसराइल भी उन पर हमले करता है, लेकिन इससे उनका संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसा कि वो कहते हैं, नहीं टूटती, नहीं टूटेगी। वो बार बार कह चुके हैं और इसकी मिसाल है ये ताज़ा हमला जो उन्होंने किया है जिसमें इसराइल को वाकई नुकसान हुआ है। इसका ऐलान खुद इसराइल कर रहा है। जिसकी आपने बात की यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन की, उसके बाद भी एक और खबर आई थी कि कार्ल विन्सन को लगाया गया उसके साथ में ताकि वो भी उसको कहीं ना कहीं मजबूती दे, लेकिन ये सब कुछ फेल हो गया क्योंकि दो बेड़े शामिल करने पड़े थे उनको, दो युद्धपोत का इस्तेमाल करना पड़ा था। सवाल ये दर्शकों के लिए खास हो जाता है उनकी तरफ से, क्योंकि बार बार हमें ऐसा कमेंट मिलता रहता है कि आप ये पूछिएगा कि क्या जिस तरीके से हूती आक्रामक होते जा रहे हैं, ऐसे में इसराइल पर कोई दबाव उस तरीके का देखने को मिलेगा अगर आने वाले समय में इस बात की और प्रबल संभावना हो जाती है कि हूती ईरान के थ्रू किसी और मिसाइल, जो ईरान अक्सर करके उनके पास मिसाइलों का जखीरा है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इससे पहले इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए, जो ताज़ा हमला इसराइल पर हुआ है उससे ये समझा जा सकता है, जो हम लोग विश्लेषण भी करते रहते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को समझते होंगे कि इससे हमें हूतियों की गजा को लेकर गंभीरता का भी, संजीदगी का भी एहसास होता है कि वो इसको लेकर कितने गंभीर हैं। जब वो कहते हैं कि गजा के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उनके जो लीडर हैं, उनके जो चीफ हैं अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती, उन्होंने साफ तौर पर कई बार अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, हम ये जानते हैं, हमें पता है इसकी कितनी भारी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। और इसका सबूत है वहां की आवाम, यमन की आवाम। यमन की आवाम अंसारुल्लाह के खिलाफ, जो उनका कंट्रोल वाला इलाका है, वहां से आपको कभी आवाम की जानिब से, आवाम की तरफ से कोई बगावत नहीं दिखती है, बल्कि आवाम का सपोर्ट। देखिए, बगावत अगर होती तो कहीं ना कहीं किसी रूप में तो दिखती, और फिर पश्चिम का जो मीडिया है वो तो निश्चित तौर पर इसे हाईलाइट कर। लेकिन यमन से जो हम तस्वीरें देखते हैं हर शुक्रवार को, हर जुमे को बाद नमाज जुमा, वहां पर लाखों की लाख लोग राजधानी सना में, इसके अलावा यमन के हूतियों के कंट्रोल वाले अलग अलग शहरों में भी जुटते हैं। यही नजारा होता है। तो आप समझ सकते हैं हर हफ्ते ये समर्थन गजा को बार बार देना बताता है कि हम तैयार हैं, हम किसी भी तरह की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौता नहीं करेंगे जब तक गजा में रसद अंदर नहीं जाने दी जाती, जब तक गजा से इसराइल पीछे नहीं हटता, जब तक गजा पर हमले बंद नहीं होते। अब ये उनका अज़्म है, ये उनका दृढ़ संकल्प है, इसके बिना वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं। तो आपका जो सवाल था कि और बड़ा हमला हो सकता है इसराइल की तरफ से, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, बड़ा भी नुकसान हो सकता है इसराइल इस बार और ज्यादा ताकत के साथ हमला करे। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह को का कहना, उससे हमें कोई फर्क नहीं। जब वो खुद कह रहे हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम 10 से 5 बचेंगे, 5 से 2 बच जाएंगे, लेकिन 2 भी लड़ते रहेंगे गजा के लिए, 2 से 1 बचेंगे तब भी लड़ते रहेंगे। तो ये जो अज़्म है, इसका भी एक अपने आप में विश्लेषण होना चाहिए कि इतना नुकसान झेल के भी साथ में वो रिजीम, और फिर उसके बाद उनकी आवाम जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, उसमें तो करोड़ों की तादाद में लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में
एक रिसर्च के लिए स्टडी का विषय हो सकता है यमन के अंसारुल्लाह का ये आंदोलन और इस वक्त लगातार उनके एक्शन। आपने कई बार जिक्र किया है कि न सिर्फ वो इसराइल से लड़ रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ अरब देशों से भी साजिशें चल रही हैं। जी, हाल ही में हमने देखा भी किस तरीके से गठबंधन भी होता है सऊदी पाकिस्तान का, उसको लेकर भी आपने एक बार ये चीज़ बताई थी कि कहीं ना कहीं ये उनके खिलाफ भी हो सकता है। तो क्या आने वाले समय में, फिर से मैं उसी सवाल पर आऊँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल के साथ साथ उन्हें अरब देशों से भी लड़ना पड़ जाए? वो इसके लिए भी तैयार हैं। देखिए, जिनसे अमेरिका तौबा करके निकल गया, अब आप समझ लीजिए ना, अमेरिका सुपर पावर माना जाता है और अमेरिका उसी ताकत से आया था वहां पर कि इस बार यमन में अंसारुल्लाह का सफाया करना है। ये मई की बात है, मई 2025 की बात है। हमने भी लगातार उस पूरी जंग को, और ऐसा नहीं कि यमन में अमेरिका के जरिए नुकसान हुआ, अमेरिका ने भी बड़े हमले किए थे। लेकिन जब अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन गिरना शुरू हुए, जो बहुत कीमती होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, और एक नहीं 20, 22, 23, 24 इस तरह के दावे यमन की तरफ से आए, कुछ तस्वीरें आई, वीडियोस आए, तो उसके बाद ये समझ में आया अमेरिका को भी कि ये नुकसान का सौदा हो जाएगा। यहां पर आप आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो इससे अच्छा है कि इस पचड़े में ना पड़ो, यहां से निकलो। तो अब आप मेरी उस मिसाल से समझ ली कि जब अमेरिका वहां से निकल गया, कि अमेरिका को नहीं वो उनसे टक्कर ले सका, तो अरब देशों की क्या बिसात, जिनकी डिफेंस की जिम्मेदारी खुद अमेरिका लिए हुए है, और फिर अमेरिका की जब कोई बिसात नहीं तो इसराइल कहां लगता है? ठीक है, माना कि इसराइल बहुत आक्रामक है, माना कि इसराइल के पास तमाम तरह के उपकरण हैं, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन यमन की भी जो लीडरशिप है, साथ में उनका जो भी जखीरा है हथियारों का, जाहिर तौर पे वो बहुत छोटा जखीरा होगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से तो ऐसी मदद है, बैकअप है, जिसके दम पर वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। और ये अब लगभग साल भर हो जाएगा, हम लगातार इस बात को रिपोर्ट भी कर रहे हैं लाइव हिंदुस्तान के जरिए। आप हूतियों के हमले आप देखेंगे तो गजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल हमलावर रहा, उसके कुछ महीनों बाद ही हूतियों ने हमले शुरू कर दिए थे। पहले छुटपुट हमले होते रहे, फिर अचानक बहुत तेज हमले उनकी तरफ से हुए, और जब से ये मार्च 2025 से रमज़ान के बाद इसराइल ने हमास के साथ सीज़फायर तोड़ करके जो हमले बढ़ाए हैं और लगा, तो उसके जवाब में यमन से लगातार हमले हुए हैं, तेल अवीव तक हुए हैं, और दूसरे जो पोर्ट हैं अहम इसराइल के, वहां तक हमले हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हूतियों का जखीरा भी कम नहीं है। जब तेल अवीव तक उनकी मिसाइलें जा रही हैं, हिट कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं, कम से कम इसराइल को परेशानी में डाल रही हैं, हो सकता है वो उनको रास्ते में रोक लेते हो, इंटरसेप्ट कर लेते हो, लेकिन बार बार इसराइल को टेंशन दे रही हैं और एक लंबे अरसे से। तो इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि ये लड़ाई बहुत लंबे वक्त को तय करके लड़ी जा रही है, जो कि लंबी चल सकती है। और यही हूतियों का मुझे लगता है एक्शन होगा। वो सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ पाएंगे, तो उनका यही तरीका है कि लगातार उलझाए रखो जब तक कि इसराइल गजा को नहीं छोड़ता। तो ये उनकी रणनीति है जिस पर वो काम कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि इनके पास टेक्नोलॉजी अपनी है, या फिर जो इक्विपमेंट जिनका प्रयोग करते हैं, ये ड्रोन देख लें, मिसाइल देख लें, तो ये क्या वास्तविक तौर पर अगर कहा जाए तो वो सीधे ईरान से आता है, या इनके पास भी अपनी कोई टेक्नोलॉजी है? जी हाँ, इस पर हम लोग लगातार चर्चा भी करते रहे, अपने दर्शकों को रिपोर्ट्स भी दिखाते रहे हैं, और दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में हमने इस पर स्पेशल प्रोग्राम भी एक बनाया था। हमारे दर्शक उससे देख सकते हैं दीन दुनिया की प्लेलिस्ट पे जाके। तो उसमें आप पाएंगे कि ईरान उनकी मदद करता है, जैसा कि आरोप लगता है। ईरान का कहना है कि यमन खुद मुख्तार है, एक संप्रभु राष्ट्र है, हम उनके अज़्म को, उनकी जो संकल्प है उसे हम सपोर्ट करते हैं, और हमारे वो जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध की धुरी है, उसका वो एक हिस्सा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ईरान की इस बात पर इसलिए यकीन थोड़ा कम होता है कि जो हथियार यमन की तरफ से इसराइल पर चलते हैं बहुत एडवांस होते हैं। तो यह आरोप लगता रहा है कि IRGC यानी पासदारान इस्लाम, जो ईरान की एलीट फोर्स है, उसके लोग वहाँ पर मौजूद हैं, या वो कहीं ना कहीं उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराते हैं। न सिर्फ उपलब्ध कराते हैं बल्कि उसे हैंडल करते हैं, और ईरान वहां पहुंच चुका है, ये भी आरोप लगता है। एक मोर्चा ईरान ने वहां से
खोल दिया है इसराइल के खिलाफ। इसलिए ये लड़ाई आज कल परसों में खत्म नहीं होगी। अगर इसराइल ये सोच रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हम पल भर में सब चीज खत्म कर देंगे, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये होना होता तो 2 साल पहले हो जाता या 1.5 साल पहले हो जाता, नहीं तो 1 साल पहले हो ही जाता। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कोई ना कोई वजह तो ऐसी है इस ग्रुप की तरफ से, इस खेमे की तरफ से, जो वो इसराइल को लगातार उलझाए हुए है। और जितना सीधी ये लड़ाई लगती है उतनी सीधी नहीं होने जा रही है, आप देख लीजिएगा। हाँ, अमेरिका अगर इसमें बिल्कुल सीधी मुदाखलत करके इसराइल को रोक ले, जैसा कि वो प्लानिंग कर रहा है, कि एकदम कह दे कि चुप, खामोश हो जाओ, बस हो गया, बंद करो, मैंने कह दिया ना, बंद करो, आगे कल की कल से देखेंगे, यहीं रुक जाओ, कोई शरारत नहीं, एकदम शरारत नहीं, तब ये मुमकिन है। वरना इसराइल भी अगर करता रहेगा तो ये जो खेमा है वो मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा, हलाकान कर देगा। क्योंकि ये ईरान का 47 साल का जो एक कोशिश है, जो उन्होंने एक प्रयास है, वो उसकी सफलता है। हम जितना उसको स्टडी कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इस वक्त नजर आ रही है। आप देखिए, जंग रुकी नहीं है और ना ये जंग कमजोर पड़ी है। हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से, इन मुल्कों की तरफ भी। आपने देखा लेबनान पर भी हमले हुए, सीरिया के साइड भी हमले हुए, बशर असद के ज़माने में ईरान पर तो हमला हुआ ही हुआ। लेकिन आप देखिए कौन पीछे हटा है। हिजबुल्लाह फिर तैयार हो गया। हिजबुल्लाह आज भी अड़ा है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। हूती तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। कोई ऐसा हफ्ता गया है जब आपने रिपोर्ट ना किया हो कि यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से मिसाइल इसराइल पर नहीं गई है? कोई एक हफ्ता नहीं गया होगा, मुझे लगता है पिछले 1 साल से। 15 दिन भी हूती या अंसारुल्लाह खामोश नहीं बैठे होंगे। तो उससे आप कर सकते हैं। और फिर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती तो बार बार अपने पैगाम में कहते हैं, यहया सारी जो उनके प्रवक्ता हैं, उनकी फोर्स के, या उनके राष्ट्रपति हैं मेहदी अल मश्त, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि हम लोग सीधे तौर पर उस नियम को मानते हैं जिसके तहत इसराइल सिर्फ यही भाषा समझता है, वो कह रहे हैं, और इसके अलावा और कोई भाषा नहीं है। और फिर वो अरब मुल्कों को भी ललकारते हैं और धिक्कारते भी हैं। और आपने एक सवाल जो पूछा था कि क्या अरब मुल्कों से भी उनका भिड़ना हो पाएगा, उस सवाल का जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है, इसको हम फिर दोहराना चाहेंगे। भले हमारे दर्शक इसको लेकर बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि इसराइल को रोकने के लिए पाकिस्तान और सऊदी का रक्षा समझौता हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह निश्चित तौर पर आपको आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी, जो इसराइल को फायदा पहुंचाएगी। और वो ये कि यमन पर हमला होगा सऊदी की तरफ से, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन हूती पहले भी सऊदी से निपटे हैं, तो अभी भी उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। तो वो ताकत वगैरह से घबराने वाले लोग नहीं है, जितना हमें समझ में आ रहा है। आप उन्हें ताकत से तो नहीं दबा सकते। बराबरी, जैसे अमेरिका ने बहुत ही अपनी जो अमेरिका की कहते हैं ना कि उसके पास बौद्धिक क्षमताएं भी हैं, वो समझ जाता है चीजों को कि कहां हटना है और कहां लड़ना है। तो अमेरिका ने बहुत जल्दी इस बात को मार्क कर लिया था। लेकिन इसराइल की मजबूरी है, इसराइल की गलती नहीं, इसराइल की मजबूरी है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, वो भिड़ेगा नहीं, तो उसके वजूद पर संकट हो जाएगा। इसीलिए वो रिएक्ट करता है। सऊदी पाकिस्तान डील को लेकर अभी आपने चर्चा की, उसमें एक सवाल ये भी निकल के आ जाता है कि जब यूएन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान बातचीत कर रहे थे, वो अपना भाषण दे रहे थे, उस वक्त वो इसी बात को लेकर एक संबोधन देते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि ये बेहतर तरीके से हो, और उन्होंने इसकी तारीफ भी कहीं ना कहीं की सऊदी पाकिस्तान डील को लेकर। क्या ईरान अभी कम तरीके से आंक पा रही, या जो आंकने की क्षमता है उसकी वो कहीं गलत दिशा में जा चुकी है, या फिर सही तरीके से उन्होंने ये इस भाषण को पहले समझने के बाद ही दिया होगा? नहीं, बिल्कुल, ये उनकी अपनी रणनीति है और उनकी कूटनीतिक कोशिश हो सकती है। इसको हम इस तरह से भी देखें, क्योंकि जो बात सऊदी और पाकिस्तान में डील हुई, सुनते हैं कि उसमें आगे कतर भी जुड़ेगा, मिस्र भी जुड़ेगा, दूसरे मुस्लिम देश भी, हाँ, और भी यूएई भी जुड़ेगा, तुर्की का भी जुड़ने का के इम्कानात हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो उनका ये जो एक्शन था वो बिल्कुल ठीक है। अगर ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि हम एक मुस्लिम उम्मा या एक मुस्लिम ताकत के तो विरोधी रहे ही नहीं, हम तो चाहते हैं, ईरान जो बार बार कहता रहा है, जितना हम समझ पा रहे हैं, कि आप आइए ना सब मिलकर के इसराइल का मुकाबला करते हैं। ये तो खामनेई जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला
खामनेई साहब, वो लगातार इस बात को आज नहीं लगातार अपने संबोधन में कहते हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो आ जाओ, किसी भी छाते के नीचे आ जाओ, पर आ जाओ, एक होकर आ जाओ और अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उसको भुला करके आ जाओ, क्योंकि ये अब वक्त आपके डिफरेंसेस का नहीं है, इस वक्त हमें एक होना है। तो यही मुझे लगता है ईरान की एक सोची समझी रणनीति होगी, जिसके चलते उनके राष्ट्रपति ने सऊदी पाकिस्तान डील का स्वागत किया है, क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं चाहेगा कि उस डील का हिस्सा बने। भाई ईरान अकेला कहां तक मुकाबला कर सकता, लेकिन ईरान की फॉरेन पॉलिसी का तो अहम हिस्सा है अक्सा को आजाद कराना। तो ईरान को अगर इस तरह से भी ताकत मिलती है, और अगर पर बात वही है ना दिव्यांशु की, क्या ये लोग ईरान को जोड़ेंगे, जिस पर हम लोग अक्सर बात करते हैं। जिस दिन ईरान इस गठबंधन में जुड़ जाता है तो अपने आप में ये तो बहुत मजबूत और बहुत बड़ा गठबंधन बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है जितना हम मिडिल ईस्ट की सियासत को समझ पाते हैं, ये होना नामुमकिन है। अमेरिका के रहते नामुमकिन है, इसराइल के चाहे बिना नामुमकिन है, और इसराइल चाहेगा कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी ताकत इकट्ठा हो जाए, नामुमकिन है। और ये जो डील सऊदी पाकिस्तान हुई है, क्या आपको लगता है बिना अमेरिका की मर्जी की हुई होगी या बिना इसराइल की हरी झंडी की हुई होगी? नहीं, ये इसराइल की हरी झंडी के बगैर भी नहीं हो सकती थी, ये अमेरिका की हरी झंडी के बगैर भी नहीं हो सकती थी। और इससे फायदा किसको होगा इसका भी हम जिक्र करते रहे हैं। तो ये रणनीति और ये राजनीति है मिडिल ईस्ट की, इसको हम सबको समझना पड़ेगा। बड़ी पेचीदा है ये। इसके बाहरी आवरण में तो जो जनता की भावुकता है और दुनिया की आवाम की भी भावुकता है, लेकिन इसके पीछे जो खेल है वो अपने आप में अलग किस्म का है, जिसको समझना थोड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन हम सब मिलकर कोशिश करते रहते हैं कि अपने दर्शकों के लिए वो सारी चीजें या उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल कर लाएं जिससे कि चीजें सरल हों और समझ में आ सकें। सवाल जो आपने अभी जिसका जवाब भी दिया बखूबी, वो दर्शकों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था। जब हमने पिछले एपिसोड में बात की थी उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, वो चाहे इंडिया से हो चाहे इसके अलावा सऊदी अरब, इवन पाकिस्तान से भी बहुत सारे सवाल आए थे। उनकी तरफ से भी बहुत सारे सवाल आए थे। उनमें एक सवाल हमने देखा था कि उनकी तरफ से कहा गया था कि आप जो कह रहे हैं इस डील को लेकर, उसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअली में ये डील जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट से भी हो रहा है। ये दर्शकों की समझ जो है वो उनका कहना गलत नहीं होगा। यही तो ईरान ने साबित भी कर दिया। बोला ना मसूद पजेश्कियान साहब ने, जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए और हमारा इसको समर्थन है। तो उनकी बात गलत नहीं है, उनकी उन दर्शक की भावना का एहतराम है। हम ऐसा कह नहीं रहे कि ईरान के बगैर ये डील हो रही है या ईरान के खिलाफ हो रही है। ईरान के खिलाफ ये डील नहीं हो रही है, लेकिन इसराइल के फायदे के लिए हो रही है। आप इस बात को समझिए, ईरान के खिलाफ भले ही ना हो रही हो, लेकिन इसराइल के फायदे के लिए हो रही है। और ईरान अगर जानकर भी कि हो सकता है कि इससे यमन के अंसारुल्लाह को आगे आने वाले दिनों में नुकसान हो, बावजूद या इससे इसराइल को फायदा हो, बावजूद इसके अगर कह रहा है कि ये अच्छी बात है, तो निश्चित तौर पर उनकी ये कूटनीतिक कोशिश है कि वहां समन्वय बनाने की। क्योंकि देखिए, समन्वय के बिना भी वहां एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। क्योंकि जिस तरह से वहां उस पूरे खित्ते में, वेस्ट एशिया में, जिसको पश्चिम मिडिल ईस्ट कहता है, हमारी तरफ से वो मिडिल ईस्ट नहीं है, पश्चिम की तरफ से वो मिडिल ईस्ट है, हमारी तरफ से वो वेस्ट एशिया है। हम भारतवर्ष में बैठे हैं तो हमारी तरफ से वो पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया है। तो वेस्ट एशिया में जिस तरह से अमेरिका और इसराइल मजबूती से अपने पैर जमा चुके हैं, ऐसी स्थिति में किसी न किसी कूटनीतिक चाल की तो जरूरत है, जो ईरान ने अपनी तरफ से चली है। तो जाहिर तौर पर और कतर पर हमले के बाद बाकी अरब और मुस्लिम देश भी चल रहे हैं, तो उसमें ईरान ने डिस्टर्बेंस क्रिएट न करते हुए या किसी तरह का अड़ंगा न लगाते हुए अपना पक्ष रखा है, सकारात्मक पक्ष रखा है। तो इसका स्वागत होना चाहिए। उन दर्शकों की बात गलत नहीं थी। जी ठीक है, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बात चल रही थी हूतियों को लेकर और उसके बीच अरब के तमाम देशों और उनके रुख को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो गई, जैसा कि आप लोगों की तरफ से कमेंट बॉक्स में डिमांड किया गया था। उसी के हिसाब से हमने सवाल भी रखे, उसी हिसाब से इमरान खान जी ने जवाब भी दिए बखूबी। और अब सवाल आपसे भी है कि आपने इस एपिसोड को देखा, आपके सवाल क्या हैं, उसे अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज शाम 7 बजे से अब हम लेकर आ रहे हैं न्यूज रूम डिस्कशन। पर डे आप सुबह
के 7 बजे और शाम के भी 7 बजे न्यूज रूम के वीडियो में ये डिस्कशन देख सकेंगे। आराम से आइए, दूसरों को भी भेजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मुफ्त में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ थे इमरान खान जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्कार।